हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड होती है तब मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल पर एक टॉर्क एक्सर्ट करती है। तो उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करेंगे जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में लटकी हुई होगी। अब जो हम लूप कंसीडर करेंगे, आप पहले देख लीजिए। यहाँ से मान लीजिए ये मेरे पास में एक प्लेन है, एक रेक्टेंगुलर, यहाँ से हम एक लूप कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर मैं इस कॉइल के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दूं तो इस कॉइल के प्लेन पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन अगर मैं इस कॉइल के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल कर दूं तब इस कॉइल के प्लेन पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम यहाँ जो फिगर ड्रॉ करेंगे उसमें कॉइल का प्लेन ना तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। हम कॉइल को इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे कि उसका प्लेन, उसके प्लेन पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाएगा। देखिए ये डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की कंसीडर कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसमें एक हमने रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर कर ली, ठीक। रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS और इसमें हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि PQ इज इक्वल टू RS है, ये L के इक्वल है, और QR इज इक्वल टू ये SP के इक्वल है और ये B के इक्वल है। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल में एक करंट फ्लो हो रही है, वो करंट है I। और जो करंट की डायरेक्शन हमने कंसीडर की है वो क्लॉकवाइज कंसीडर की है अलोंग PQRS, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने कॉइल को रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ये है तो कॉइल को ना तो हमने ऐसे रखा है ना ऐसे रखा है, बल्कि हमने कॉइल को ऐसे रखा है कि इसके प्लेन पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो ये इसका प्लेन है, तो प्लेन पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया हमने ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। चूंकि ये करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग लूप समझ लीजिए अगर एक टर्न है तो इसकी जो साइड्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हैं। और हम पिछले टॉपिक में ये पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड पर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई करता है। तो ज़रा देखिए, अगर हम PQ साइड की बात करें तो PQ साइड भी मैग्नेटिक फील्ड में है। ये QR साइड, RS साइड और SP साइड, ये चारों साइड्स मैग्नेटिक फील्ड में हैं। और ये जो कॉइल है मान लीजिए इस तरह से ये लटकी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक।
अब हम ये देखेंगे कि इस पी क्यू साइड पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऐसे ही क्यू आर साइड पर, आर एस साइड पर और एस पी साइड पर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स ऑन साइड पी क्यू। पी क्यू साइड पर फोर्स, पी क्यू साइड की लेंथ L है, करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम V कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक, हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है IBL साइन थीटा, और यहाँ पर जो थीटा एंगल होता है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है। तो यहाँ करंट वर्टिकल डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। 90 डिग्री का एंगल है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो साइन 91 होगा। तो फोर्स हो जाएगा, मैं इसको F1 लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड होगा IBL, साइन 91 हो जाएगा। अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, चारों फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब करंट के अलाउंग, तो ये पाम जिस डायरेक्शन में ये पुश करेगी, पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आ गई, ये आ गई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड। जो कि आप किसी पेपर पे बनाएंगे, कॉपी पर बनाएंगे, तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। तो यहाँ पर मैं ये क्रॉस बना दे रहा हूँ। क्रॉस का मतलब ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसके बाद क्यू आर साइड पर, ठीक है, फोर्स ऑन साइड क्यू आर, F2 लिख लेते हैं इसको। देखिए जो मैग्नीट्यूड होगा, करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B है और क्यू आर साइड B है। अब बात आती है साइन थीटा। देखिए जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है उसमें जो थीटा एंगल IBL साइन थीटा होता है वो थीटा करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच होता है। लेकिन इस फिगर में जो हमने थीटा एंगल कंसीडर किया है वो एंगल इस कॉइल के प्लेन पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। ठीक है ना, तो हमें जो एंगल यूज करना है वो एंगल यूज करना है करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में। देखिए ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ये डायरेक्शन करंट की है, तो हमें ये वाला एंगल यूज करना है, जबकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच यहाँ जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे IBV साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। क्यों, एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल थीटा नहीं है। इस फिगर में एंगल 90 माइनस थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस थीटा। इसके बाद जरा डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 यूज करेंगे। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, थंब करंट के अलोंग है। देखिए थंब अगर इन चारों फिंगर के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस कंडीशन में फोर्स मैक्सिमम लगता है। लेकिन अगर थंब इन चारों फिंगर के परपेंडिकुलर नहीं है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मैग्नीट्यूड पे फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो थंब मान लीजिए ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन तो यही रहनी है। अगर ये थंब परपेंडिकुलर होता तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाता। तो जो डायरेक्शन आएगी वो किस तरफ आएगी, वर्टिकली अपवर्ड।
तो इस फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, ये F2 है, ये कौन सा फोर्स था, ये F1 था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपवर्ड। ठीक, इसके बाद RS साइड पे देखिए, फोर्स ऑन साइड RS F3 इज इक्वल टू I करंट है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और RS की जो लेंथ है वो L है, और RS साइड में जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो F3 होगा IVL। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ये डायरेक्शन RS पे करंट की है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड। इसके बाद एक और साइड बचती है हमारे पास SP, इस पर भी फोर्स देख लेते हैं। फोर्स ऑन साइड SP F4 इज इक्वल टू IVV। करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, साइड की लेंथ V है। अब बात आती है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है। तो देखिए ये जो QR है वो जस्ट SP साइड के पैरेलल है ना, जस्ट QR के नीचे SP है। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच डायरेक्शन निकालनी है तो हम आसानी के लिए जो एरो हमने Q से R की तरफ बनाया हुआ है, अगर मैं साइड को SP कह दूं तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। देखिए क्योंकि जस्ट इसके पैरेलल है ना, ये साइड है हमारी QR और ये साइड है SP, तो ऊपर से देखेंगे तो ये बिल्कुल एक ही सीध में होंगे। ठीक, तो अगर हम इसको SP कह दें तो ये करंट की डायरेक्शन ये हो जाती है, और हमें निकालनी है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल। तो ये एंगल है 90 और इसमें थीटा और जुड़ गया, तो कितना हो गया 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो SP में जो करंट फ्लो हो रही है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये SP देखिए ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एंगल नॉर्मल से थीटा था और ये 90 है, तो 90 प्लस थीटा एंगल बनता है। तो SP साइड के लिए करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 90 प्लस थीटा की जगह कॉस थीटा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स जब बुक में इसको देखते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने फॉर्मूला तो IBL साइन थीटा पढ़ा था, तो यहाँ कॉस थीटा क्यों लिखा जा रहा है। तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि जो IBL साइन थीटा में थीटा एंगल था वो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में था, जबकि इस फिगर में जो हमने थीटा एंगल कंसीडर किया है वो कॉइल के प्लेन पे ड्रॉ किए गए नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कंसीडर किया है। ठीक है, तो जब भी हम किसी साइड पर फोर्स की बात करते हैं तो हमें उस साइड में जो करंट फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल देखना होता है। वो एंगल जो भी आएगा हम वो पुट करेंगे। तो यहाँ वो एंगल साइन 90, वहाँ वो एंगल 90 माइनस थीटा आया था QR के केस में, और SP के केस में वो एंगल 90 प्लस थीटा आया था। तो हमने साइन के साथ ही यूज किया है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है इसलिए कॉस थीटा बन गया, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है इसलिए यहाँ भी कॉस थीटा बन गया। अब बात आती है यहाँ पर डायरेक्शन की। मैग्नेटिक फील्ड ये है, देखिए QR के केस में करंट ये थी, लेकिन SP के केस में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, तो थंब को हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये F4 हो गई, ये F3। तो हमने इस कॉइल की चारों साइड्स पर फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शंस देख ली, और देखा क्या कि जो F1 और F3 हैं इनके मैग्नीट्यूड सेम है।
और F2 और F4 के भी मैग्नीट्यूड्स सेम है। इसकी डायरेक्शन आती है डाउनवर्ड्स। लेकिन अगर आप F2 और F4 को देखें, मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। तो जब ऐसे कपल ऑफ फोर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शंस अपोजिट हों और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो, तो ऐसे दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं। ना तो इनका कोई रिजल्टेंट फोर्स होगा और ना ही ये कोई टॉर्क एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि टॉर्क एक्सर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हों, डायरेक्शन अपोजिट हों, साथ ही साथ लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। जबकि यहाँ लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इस वजह से ही F2 और F4 कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अगर F1 और F3 को आप देखें, इनके भी मैग्नीट्यूड सेम हैं, डायरेक्शंस अपोजिट हैं, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन अंदर की तरफ है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये। ठीक है, तो होगा क्या, ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल फॉर्म करेंगे और इस कॉइल पर एक टॉर्क एक्सर्ट कर देंगे और इस कॉइल को इस तरह से घुमा देंगे इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये कॉइल इस डायरेक्शन में घूम जाएगी, ठीक, इस तरह से। तो जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल पर एक टॉर्क एक्सर्ट करती है। अब हमें अगर इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना हो, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। जो टॉर्क होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, यानी जो दोनों फोर्सेस कपल फॉर्म कर रहे हैं उनमें से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। उन फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अब हमें मैग्नीट्यूड तो पता है फोर्स का, अभी हमने देख लिया था IBL, लेकिन अभी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इस फिगर में बड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है ना। तो ये अंदर की तरफ गया, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन। अभी आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि जो पेन है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम अपने देखने का व्यू चेंज कर दें, इसको सामने से देखने की बजाय अगर आप ऊपर से देखें तो सिचुएशन देखिए ये हो जाएगी, हो गई। तो ये जो फोर्सेस अभी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर थे वो बोर्ड के पैरेलल आ जाएंगे, तो आसानी से हम फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सामने से देखने की बजाय इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा जरा देखिए, मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें ऊपर से भी वही दिखाई देगी। अब जो फोर्स, यहां से आप देखिए, इस वाली साइड पर ये फोर्स अंदर की तरफ था, ये अंदर की तरफ था। अब सामने से देखेंगे तो किस तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ, इस वाली साइड पर ये। और हमें ऊपर से देखने पर ये केवल QR साइड दिखाई देगी, तो ये हमने QR साइड बना ली। ये Q है, ये R। जब ऊपर से देखेंगे, चूंकि करंट P से Q की तरफ आ रही है, तो ये Q पर करंट हमें ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देगी, और R से S की तरफ जा रही है तो करंट R पे नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, तो R पे हमने क्रॉस बना दिया। तो इस फिगर में जो डॉट और क्रॉस F के लिए थे, इस फिगर में वो डॉट और क्रॉस करंट के लिए आ गए। Q पर ऊपर की तरफ, R पर नीचे की तरफ, ठीक है ना। और यहां पर देखिए एक बार फिर आप
ये अंदर की तरफ है और F3 बाहर की तरफ है, इसको हमने घुमाया, तो ये सिचुएशन है। ठीक है, ये थी सिचुएशन और हो क्या गई, है ना। तो Q पर फोर्स F1 ये हुआ और R पर फोर्स F3 ये। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाती है ये। ठीक है, Q से लेके R तक की डिस्टेंस B है, हमने देखा था। ये कॉइल के प्लेन पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा। देखिए, जब ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। यानी एक हमारे पास में ये फिगर बन गई कि ये साइड B है, ये एंगल थीटा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हमें निकालनी है। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो हमें साइन यूज कर लेना होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये डिस्टेंस x, तो x अपॉन b, तो x इज इक्वल टू v साइन थीटा। तो भाई दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है वो v साइन थीटा हो जाती है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे v साइन थीटा। इस फिगर को आप ध्यान से समझ लीजिए, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हुआ IVL और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई v साइन थीटा। L इंटू वी को अगर आप देखें तो L इंटू बी इज़ द एरिया ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो टाउ इज इक्वल टू IBA साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो टॉर्क एक्सर्ट होता है कॉइल पर वो IBA साइन थीटा होता है, अगर कॉइल में सिंगल टर्न है तब। लेकिन अगर इस कॉइल में मान लीजिए कैपिटल N टर्न्स हैं, तो फिर हम N से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और N से और मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा NIAB साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क एक्सर्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग coil suspended in a magnetic field। हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, वेयर M इज इक्वल टू NIA। हमने जो NIAB साइन थीटा था इसको लिख दिया MV साइन थीटा। क्यों लिख दिया, जरा इसको समझिए। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल पर एक टॉर्क एक्सर्ट करता था, और वो टॉर्क हुआ करता था टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। वहाँ पर P होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा एंगल हुआ करता था डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच। देखिए लगभग वही रिलेशन हमें मिल जाता है। देखिए B मैग्नेटिक फील्ड तो E इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा। तो ये जो NI एक टर्म है, चूँकि करंट कैरिंग कॉइल है, तो करंट कैरिंग कॉइल अगर है तो वो एक तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो अपने आप में डाइपोल होगा ही, क्योंकि मैग्नेट के केस में एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग एक कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, और जब मैग्नेटिक डाइपोल है तो फिर उसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये जो NIA है इसको हमने M लिखा, जैसे P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक वैसे ही इस M को बोल देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ टर्म मैग्नेटिक लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर टर्म डाइपोल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात होती है तो चूँकि मैग्नेट तो डाइपोल होगा ही, मैग्नेट एक सिंगल पोल नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आप केवल मैग्नेटिक
मोमेंट भी कह सकते हैं। तो अगर कोई एक रेक्टेंगुलर लूप जिसमें एन टर्न्स हैं, आई करंट फ्लो कर रही है, उसके प्लेन का एरिया कैपिटल ए है, तो ऐसी कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो m इज इक्वल टू एन आई ए होता है। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा m क्रॉस b। ठीक, तो हम इस रिलेशन से टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और टॉर्क की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। देखिए, टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो आप इस रिलेशन से निकाल ही लेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं एनसीईआरटी में कुछ लाइन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें से बता रहा हूं कि कैसे टॉर्क की डायरेक्शन निकाली जाती है। देखिए, इस तरह से आपको फिगर मिलेगी जिसमें एक एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है, आपको वाई एक्सिस दिखाई दे रही है, जेड एक्सिस दिखाई दे रही है, और एक रेक्टेंगुलर लूप दिया गया है। हो सकता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हों, आपको इसमें करंट की वैल्यू दी गई हो, इसकी साइड्स दी गई हों। मैं मैग्नीट्यूड की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपको डायरेक्शन सिखानी है कि अगर ये करंट कैरिंग लूप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, इस करंट कैरिंग लूप में करंट की डायरेक्शन है हमारे पास में, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है वो हमने दिखाई हुई है वाई एक्सिस के अलावा। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग लूप एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है, और इस रेक्टेंगुलर लूप के प्लेन का जो नॉर्मल है वो जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, m क्या था? m था एन आई ए। अब चूंकि m वेक्टर है तो m के ऊपर वेक्टर लगाया, तो किसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे एन आई ए में से? n तो नंबर है, स्केलर है, i करंट है, स्केलर है, तो हमारे पास ये एरिया बस था। ऐसे तो एरिया भी स्केलर है, लेकिन बताया था हमने आपको कि कहीं कहीं पर हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं, और जब एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं तो जो डायरेक्शन होती है वो उसके प्लेन पर ड्रॉ किए गए नॉर्मल के अलांग होती है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो मैं जब इस वीडियो के लास्ट में आपको जो एंड स्क्रीन मिलेगी, मैं एरिया वेक्टर वाली लिंक इसमें डाल दूंगा, तो आप उस एरिया वेक्टर वाली वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि वेक्टर को एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कैसे ट्रीट कर लिया जाता है। साथ ही साथ जिस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो आपको एक कॉर्नर में एक आई बटन मिलेगा, उस आई बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की जितनी भी वीडियोस हैं वो सब सीरियल में मिल जाएंगी। तो 4.1 से लेकर के ये 4.12 वीडियोस में बनेंगी। अभी ये शायद 11th वीडियो है, एक वीडियो और आएगी, तो पूरा 4th चैप्टर आपका सीरियल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो एंड में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स स्क्रीन पर मिल जाएंगे जो इस वीडियो से रिलेट करेंगे। तो एन की डायरेक्शन वही होगी जो इस प्लेन पे ड्रॉ किए गए नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। अब बात आती है कि भाई इस प्लेन पे नॉर्मल, जैसे ये प्लेन है तो इस पे नॉर्मल तो इधर भी आ सकता है और इस पे नॉर्मल तो इधर भी आ सकता है। आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्लेन ओपन है तो उस पर नॉर्मल हम किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसके सामने भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये प्लेन है तो इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लेन क्लोज्ड है तो फिर हम आउटवर्ड डायरेक्शन में ही कंसीडर करते हैं नॉर्मल। क्योंकि यहाँ तो ओपन है, एक सीधा प्लेन है, तो नॉर्मल हम किस तरफ कंसीडर करें, इधर कंसीडर करें कि इधर कंसीडर करें। इसको समझने के लिए या इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप देखिए करंट की डायरेक्शन, और उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर होगा वही नॉर्मल की डायरेक्शन आपको कंसीडर करनी है। देखिए, ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक और मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इस करंट कैरिंग लूप की वजह से होगा इस लूप के अंदर। तो इस करंट कैरिंग लूप की वजह से लूप के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी
वही डायरेक्शन हमें नॉर्मल की लेनी है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देखनी है इन चारों करंट कैरिंग साइड्स से। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, ये तो किस तरफ आया मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ आया। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आने का मतलब हो गया कि नॉर्मल हमें बाहर नहीं लेना, नॉर्मल हमें अंदर की तरफ लेना। अंदर की तरफ यानी बाहर की तरफ z एक्सेस है, तो अंदर की तरफ माइनस z एक्सेस है, तो माइनस z एक्सेस हमें यूज करनी है। ठीक, तो m की जो डायरेक्शन है वो माइनस z, और माइनस z एक्सेस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हम कौन सा लेते हैं? वेक्टर k कैप, तो माइनस k कैप। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? y एक्सेस के अलॉन्ग, और y एक्सेस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? j कैप। तो हमें k क्रॉस j, और पीछे माइनस लगा हुआ है, ये जो वैल्यू आएगी वो टॉर्क की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं कि I क्रॉस J इज इक्वल टू K होता है, J क्रॉस K इज इक्वल टू I होता है, और K क्रॉस I इज इक्वल टू J होता है। और अगर उल्टा चलेगा तो माइनस लगा देंगे। यहाँ है K क्रॉस J, तो K क्रॉस J उल्टा चलना पड़ा तो माइनस I, और माइनस एक पहले से लग रहा है, क्या हो गया? प्लस I। प्लस I का मतलब जो डायरेक्शन होगी इस पर टॉर्क की वो प्लस एक्स एक्सिस होगी, या कहें कि ये जो कॉइल होगी वो प्लस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगी। इस तरह से हम टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आप एनसीईआरटी में लाइन से क्वेश्चंस गिवन हैं, इनको आप करिए। मैं समझता हूँ आप सारे क्वेश्चंस में डायरेक्शंस आसानी से निकाल पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।